हेलो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अपना अवॉर्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर लूँगा। पहला था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसमें 2 क्वेश्चन देखे। चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें 3 क्वेश्चन देखे। ऑफर क्या है, उसके रूल्स पढ़े। एंड पॉइंट नंबर 4, उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक देखा था, इन्वोकेशन ऑफ ऑफर। मैं भी जो आपको लेक्चर दिया थोड़ी देर पहले, वो तुम्हारा पॉइंट था एक्सेप्टेंस कैसे होता है, एक्सेप्टेंस कैसे किया जाता है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। वो है चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट है। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। क्लियर? चलो देखते हैं कंसीडरेशन होता क्या है। क्लियर? आ गया। यस, यहाँ पे टॉपिक 5 लिखा है, मगर हमारे लिए टॉपिक नंबर 3 है। डिफाइन द टर्म कंसीडरेशन एंड रूल्स फॉर गुड कंसीडरेशन। हमने ऑफर पढ़ा था। सबसे पहला आईएमपी आंसर था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो आईएमपी क्वेश्चन आता है वो है कंसीडरेशन के रूल्स क्या है। Because consideration is also one of the essential element of valid contract. Consideration का मतलब होता है something in return, बदले में कुछ मिलना चाहिए। Consideration is one of the essential element to support a contract, subject to certain exception. An agreement without consideration is void. Void का मतलब क्या होता है, पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्लासिफिकेशन में। पहले से ही गलत है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हुआ, उसका बोलते हैं वॉइड। जो पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है। तो क्या बताया, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, यानी जो एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं होगा, कुछ न कुछ रिटर्न में नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बनेगा नहीं। दिस मीन्स विदाउट कंसीडरेशन एन एग्रीमेंट हैज नो लीगल existence. In simple word, in technical word, consideration means quid pro quo, जिसका मतलब होता है something in return। जैसे एग्जाम्पल, when seller agreed to sell his car for 50,000, द कंसिडरेशन क्या हुआ, 50,000 रुपये कंसिडरेशन हुआ। क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ कि 50,000 में हमने गाड़ी बेचने का नक्की करा, तो 50,000 इज कंसिडरेशन। अब देखते डेफिनेशन, बहुत सी डेफिनेशन है, बट हम लोग एक ही डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, कंसिडरेशन है क्या, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर की इच्छा के मुताबिक, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, मेरे मुताबिक सामने वाले ने, या तो अपोजिशन वाले ने, या तो एक्सेप्ट करने वाले ने, हैज डन वो काम कर दिया है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो काम करने से ना बोला है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। एब्सटेन का मतलब न करना। सच एक्ट और एब्सेंटिज्म और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि मैं मेरा वीवो V15 8,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो सामने वाला एज इट इज 5,000 में परचेज करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे तौसीफ सैयद ऑफरर हो गया, सामने वाला मिस्टर एक्स एक्सेप्ट करने वाला हो गया,
और हमारे बीच में जो कंसीडरेशन है वो है 8,000 रुपए। क्लियर? क्लियर? अब इसमें क्या है, तीनों तीन चीज को अपने डिटेल में देखते पढ़ा है ना, सच, एक्ट और एब्सेंटिज्म और प्रॉमिस। अब ये तीनों तीन चीज क्या है पहले समझो, ये लर्न नहीं करोगे तो चलेगा मगर समझना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, एन एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज डूइंग ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल पढ़ते, एक्स प्रॉमिस वी to guarantee payment of price of goods which we sell on credit. Here selling of good by V to Z is consideration for X promise। यानी एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक हुआ कि बेटा हुसैन साहब ने बोला सर फुरकान की फीस में पे कर दूंगा। एक जात का कंसीडरेशन हुआ कि अगर फुरकान नहीं देता तो मैं हुसैन साहब पास से ले सकता हूँ। नंबर 2, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब एक जात की नेगेटिव ऑफर टाइप है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे फैजान साहब की वाइफ ऐसा बोलते हैं कि मैं आपका ऊपर केस नहीं करूंगी अगर आप मुझे हर महीने 6,000 रुपये अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, प्रॉमिस कर दो। देखो, ए फाइल नॉट टू फाइल अ सूट यानी केस करना अगेंस्ट बी if we pay sum of 5,000। here promise of A is absenteeism and it is valid। सही है क्योंकि गलत काम करने से हम रोक रहे हैं। तीसरा आता है रिटर्न प्रॉमिस। रिटर्न प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, एक हाथ पैसा दे एक हाथ मान ले। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एक्ट, एब्सेंटिज्म और प्रॉमिस। डेफिनेशन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखो, इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में ऐसा जाएगा, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ कंसीडरेशन। तो इंट्रोडक्शन देना है कि कंसीडरेशन क्या होता है, उसके बाद डेफिनेशन देनी है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रूल्स। अब अगेन पहले से ही बताते आ रहा हूँ, जो हेडिंग है वही उसका एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट नंबर 1, रूल्स ऑफ कंसीडरेशन क्या है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी जिसने ऑफर की है, जो प्रोमिसर है उसके इच्छा के मुताबिक ही कंसीडरेशन होगा, तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा। दिस मीन्स ओनली प्रोमिसर कैन क्लेम कंसीडरेशन। हावेवर act is done as a consideration must be done at the desire or request of। एक चीज है, if the act is done voluntarily। voluntarily का मतलब जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप फी नहीं दे रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो गुड कंसीडरेशन नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट जमा कराना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या आया, प्रोमिसर के डिजायर। अब तुम यहाँ पे ऐसा भी सोचोगे कि सर ने डिजायर कहाँ किया, जो सर ने मांगे कहाँ है, मांगेंगे तो दे देंगे। तो पॉइंट नंबर 1 यही आता है कि जैसा डिजायर प्रोमिसर की इच्छा होती है उसके मुताबिक कंसीडरेशन लिया जाएगा। क्लियर? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। पॉइंट नंबर 2, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन। इसका मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि भाई इस साल की जो आपका पेमेंट है आप लोगों को मुझे पे करना है कैश में। अगर आप कैश में नहीं देना चाहते, चेक देना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरा अकाउंट नंबर है, बैंक में जाके जमा कर दो। तो मेरी प्रोमिसर की इच्छा हो गई कि भाई तुम मुझे कैश दोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो भी चलेगा, या तो मैंने ऐसा बता दिया कि भाई यहाँ पे जो तुम्हारे फैकल्टी है उनको आप पेमेंट कर दो मेरे बदले तो भी चलेगा। तो ये हुआ इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो लिखा हुआ है, दिस मीन्स अ पर्सन कैन sue upon a contract even if consideration is paid by a थर्ड पार्टी। मुझे दो, या तो आपके बदला आपके पेरेंट्स फी पे करते, ये भी एक जात का कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
पॉइंट नंबर 3, इट मे बी एक्ट, एब्सेंटेंस और रिटर्न प्रॉमिस। तीन चीज बता चुका हूँ, पर यहाँ डिटेल में देखते हैं। कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट, एब्सेंटिज्म, फॉरबियरेंस यानी नॉट डूइंग समथिंग, रिटर्न प्रॉमिस, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्ट का मतलब क्या हुआ कि सर फैजान को आप पढ़ा दो, अगर फैजान फी नहीं देगा तो हुसैन साहब दे देंगे, तो ये एक्ट हो गया, एक्ट हो गया। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या, मैंने फिर का जैसे दिया एग्जाम्पल पढ़ो, डी वॉज रेडी टू शो हर हस्बैंड, डी अपने हस्बैंड पे केस करने के लिए रेडी हो गई। हस्बैंड ने क्या बोला, हस्बैंड एग्री टू पे मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस, हस्बैंड ने बोला मैं तुझे हर महीने मेंटेनेंस का खर्चा पानी खाद खुराक दे दूंगा। इफ शी डिड नॉट डिसाइडेड टू sue him, अगर वो तू मेरे पे केस नहीं करती तो वाइफ क्या करेगी, केस नहीं करेगी, तो ये भी कंसीडरेशन, इसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म, रोकना, ना करना। लिखा है ना, ऊपर लिखा है ना, फॉरबियरेंस, नॉट डूइंग समथिंग। तीसरा आता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। क्लेम का मतलब जैसे अपने वहाँ बिजनेस में पड़ा हुआ है कि भाई तुमने इंश्योरेंस कराया हुआ फायर का, अगर आग लग जाती है तो आप कितना क्लेम करोगे, ऑलरेडी आप FI BCom में इंश्योरेंस क्लेम पढ़ चुके हो, कितना क्लेम करोगे। कॉमन है रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब सपोज आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगर आपका माल 3 लाख का ही जला है तो इंश्योरेंस कंपनी पास आप 3 लाख ही मांगोगे, 10 लाख नहीं मांगोगे, यानी रीजनेबल क्लेम उसको बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम। उसके बाद आता है कंपोजिशन विद क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जिसके पास से आप उधार में माल लेते हो, तो वही चीज़ है कि कितनी बार तुम उसको भी बोलते हो कि भाई मैं तुझे एक साथ पेमेंट कर दूंगा, तू थोड़ा कम कर दे, थोड़ी अमाउंट कम कर दे, इसको बोलते हैं कंपोजिशन विद क्रेडिटर। रिटर्न प्रॉमिस तो ऊपर मैंने बताया, रोकड़ा एक जात का। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ऐसा नहीं कि कंसीडरेशन केस में ही होगा, कंसीडरेशन का वादा आपने पास्ट में भी किया हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, या तो फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, when consideration for present promise was given in the past, SY TY BCom में आने वाले छोकरों, सर फी TY चालू होगा कहाँ तक पूरी कर देंगे, भाई चालू हो गया 10 लेक्चर हो गए, वही है। X render some service to Y. Later on, Y promised to compensate X for the service rendered by him. It is past. तुमने past में पढ़ लिया है, फी अभी दोगे, past consideration. Present consideration एकज लाइन में, रोकड़ वेचाण, केस सेल्स, प्रेजेंट कंसिडरेशन, माल दो ले जाओ, 1500 का इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, 2 दिन बाद आके पैम्पलेट ले जाओ, कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंसिडरेशन। तीसरा आता है फ्यूचर कंसिडरेशन, व्हेन कंसिडरेशन इज पेएबल आफ्टर द डेट ऑफ प्रॉमिस। सर 1 महीने बाद दे दूंगा, जैसे 3-4 लड़कों का नाम नहीं लूंगा, मुझे मिलके गए थे, सर हर महीने की 2-3 तारीख को तो आपको हमारे को फोन नहीं करने का, हम आपको आके 1500-2000 रुपये दे जाएंगे। बेटा महीना पूरा होना आया, जिसको बोला वो समझ जाओ, इसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। क्लियर, समझ में आया। तो कंसिडरेशन पास्ट का भी चलेगा, प्रेजेंट का भी चलेगा, फ्यूचर का भी होता है, ये भी रूल्स है, कभी भी हो सकता है। सबसे ही काम का पॉइंट ये है, इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, समझने की कोशिश करना, जितना अमाउंट है तुम उतना ही अमाउंट लो, ऐसा जरूरी नहीं है। कितनी बार होता है ना कि कोई आपका फ्रेंड आ जाता है, रिलेटिव आ जाता है, कोई क्लोज इंसान आ जाता है, तो 1000 वाली चीज आप 1000 में बेचते हो, उसको तुम 900 में दे दोगे। तो वही बताया कि भाई तुम बेचना तुमको है, तुम जो प्राइस रखना चाहो रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 10,000 वाली वस्तु आप 10,000 में ही बेचो। तो इस पे एक शरत भी आती है वो नीचे वाले पॉइंट में, कि प्राइस भी ऐसी लो कि लोगों को हजम हो सके। जैसे 10,000 रुपये वाला मोबाइल है, आप बोलोगे कि भाई जा मेरा दोस्त है ना, जा तू 8,000 में ले जा, चलो बात गले उतरती है, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन।
ऐसा जरूरी नहीं है कि 10,000 वाला मोबाइल है तो तुम 10 में ही बेचो, तुम 8 में भी बेच सकते हो। मेरे को अच्छा मुर्गा मिल गया, 11 में भी बेच सकते हो, वो तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करता है। देखो लिखा हुआ है, द लॉ रिक्वायर दैट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जैक्ट वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, ए एग्री टू सेल हिज हाउस, ए एग्री टू सेल हिज हाउस ऑफ 50,000 फॉर 30,000। हियर द कंसेंट वाज फ्रीली, 50 वाला मकान है भाई, उसके ऊपर है, जितने में चाहे उतने में बेच सकता है, तो उसको बोला जाता है एडिक्वेट, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है, इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। इट मस्ट बी रियल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 10,000 वाला मोबाइल में 100 रुपए में बेचूंगा तो कोई भी क्या बोलेगा, भाई ये चोरी का मोबाइल होगा। 10 लाख वाली प्रॉपर्टी में मेरी रिलेटिव को मैं 25,000 में दे दूंगा 10 लाख की, तो बोलेगा भाई टैक्स बचाने के लिए कुछ लोचा मारा है, तो भाई इसको लो में छोड़ा नहीं जाएगा। क्लियर? इंक्वायरी आ जाएगी। देखो लिखा हुआ है, इवन दो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट इट मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट। ऐसी कीमतों के सामने वाले के गले तक उतरे। इट नॉट बी इलीगल, इम्पॉसिबल और अनसर्टन। देखो एग्जाम्पल, 1 लाख वाला मकान 25,000 में दे दे तो कॉमन है भाई, मैं तो बेच दूंगा, बेचने वाला भी रेडी है, मगर कानून क्या बोलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो गोलमाल होगा। इट नॉट मस्ट बी इल्यूजरी। तो दोनों दो पॉइंट को समझना, सेम अमाउंट नहीं होगा चलेगा, मगर इल्यूजरी ना बन जाए। क्लियर? पॉइंट नंबर 7 नहीं लिखना है, लर्न भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 8, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या, कोई इलीगल काम करना, कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व करवाना, इसको तुम कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। जैसे लिखा हुआ, एक्स प्रॉमिस टू पे 2,000 टू वाई इफ ही और सी मर्डर्स दैट, दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो ये कंसिडरेशन नहीं। क्लियर? ये तुम्हारा आंसर अवर होता है।